हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप पर मेरे यानी सुमित के साथ। आज के इस सेशन के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले सेशन को ही, और सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो सभी स्टूडेंट्स जो बीटेक या डिप्लोमा के अंदर हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनके सिलेबस में मोस्टली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में जितना भी बेसिक पार्ट था कि ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है सब्जेक्ट पढ़ना, ये सारी बातें अपन प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में अपन पिछले टॉपिक को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में अपन ने टॉपिक कवर किया था इसका नाम था चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। उसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 अपन कंप्लीट करके चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज वाले टॉपिक को ओवर कर देंगे। तो जो कल वाला सेशन था, यानी पिछला जो सेशन था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। पिछले सेशन में अपन ने चीजें जो डिस्कस करी थी उसमें पहला तो ये था कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, घर्षण की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद अपन ने ये देखा कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या थी, कब कब कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसे आइडेंटिफाई किया और कैसे जो है वो ये हमारे बीच में आया। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल शब्द कहाँ से पैदा हुआ, अंबर की जो रॉड है उसे ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वहीं से सारे वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये निकले थे। फिर अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी मेटल के अंदर होते हैं या फिर किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुणधर्म होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये जो है वो चार्ज नाम की चीज़ आती है, और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का कारण भी बनता है। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी, सारा कंटेंट अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका डिप्लोमा हिंदी मीडियम में होता है वो भी यहाँ से अच्छे से समझ सकें, और जिनका डिप्लोमा इंग्लिश मीडियम में होता है वो स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से समझ सके। इसीलिए अपन दोनों ही लैंग्वेज के अंदर हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अपन ने देखा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। फिर हमने कहा कि चार्ज जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू होता है और उसे एज ए यूनिट लेना सही नहीं होता, इसलिए हमने कुलाम को यूनिट लिया है चार्ज का, और इस कुलाम के अंदर 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना एक कुलाम पर चार्ज कंसिडर किया गया। तो आप ये सोच लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो भैया 625 इंटू 10 की घात जो अपने ये 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके ऊपर एक कुलाम चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो 1/625 इंटू 10 की घात 16, यहां से आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहां पर जो है वो वैल्यू आ जाती है। और ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी है कि यहां पर ये मैंने पिछले सेशन में कवर करा दिया था, यहाँ पे मैंने माइनस का निशान लगाया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये भी अपन ने डिस्कस किया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब कुछ पिछले सेशन में अपन पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर माइनस था, पिछले सेशन में मैंने करेक्ट करा दिया था। आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से, जिसका नाम है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या है वहां से अपन चीजें डिस्कस करेंगे। ये पिछला टॉपिक ही चल रहा है, यानी चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज ही चल रहा है। आप सभी स्टूडेंट जो सेशन में लाइव जुड़ गए हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा आप अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपका सब्जेक्ट है जो आपके डिप्लोमा और बीटेक दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको डिटेल्ड थ्योरी और डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही यहां पर कराया जा रहा है। क्लियर? तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसे जरूर से शेयर करिएगा। अब यहां पर बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की प्रकृति जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्योंकि चार्ज क्या है इसके बारे में अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा। अब अपन यहां पर ये बात करेंगे कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, अट्रैक्शन कब होता है, रिपल्शन कब होता है, और चार्ज जो है वो फ्लो कब करने लगता है, इसके बारे में अपन यहां पर बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन विद्युत के प्रकृति की, तो मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दैट इज इट कंटेन्स पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई भी पदार्थ जो होता है वो नेचर के अंदर विद्युतीय होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कोई भी मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकल मैटर एक तरीके से, क्योंकि
इलेक्ट्रिकल शब्द लिया गया है, आपको मैंने पिछले सेशन में भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड है अपने अंबर रॉड का, और इसी वजह से आप लोगों को ये सारे शब्द ई से शुरू होते हुए नजर आते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, ये सब कुछ ई से स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं। तो हमने यहां पर ये कहा कि हर एक मैटर, हर एक पदार्थ, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब वो नेचर में इलेक्ट्रिकल है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल है। अब यहां पर आप ये मत समझना कि इसका मतलब हर एक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। पदार्थ का इलेक्ट्रिकल होना और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पास करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पदार्थ का इलेक्ट्रिकल होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, मगर पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना ये पूर्णतः निर्भर करता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये भी आज के सेशन में अपन आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप आराम से इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहां पर बात करें, मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कोई भी पदार्थ जो होता है वो नेचर के अंदर इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है सर। मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकल होता है नेचर के अंदर। फिर इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स कौन कहलाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आयन होता है किसी भी मैटर में, इसलिए ओवरऑल वो हमेशा नॉर्मल स्टेट के अंदर, साम्य अवस्था के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन की मात्रा बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। आ गई ये बात, प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। और इस वजह से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका चार्ज आपका मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आयन की मात्रा बराबर है। और ये चीज मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई थी, क्या कि एक क्लासरूम में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो दोनों की संख्या बराबर है, तो दोनों का इंपैक्ट बराबर है। मगर उस क्लास के अंदर से 5 लड़कियां जो है वो दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दी जाए, तो वहां पर लड़कों की मात्रा लड़कियों की मात्रा से अधिक हो जाएगी, यानी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मात्रा वहां पर क्या कर गई, बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी मैटर में से धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके के आयन है, अगर उसमें से ऋणात्मक आयन की कमी कर दी जाए तो धनात्मक आयन में वृद्धि हो गई एक तरीके से। हालांकि उनकी संख्या वही है, मगर ऋणात्मक की तुलना में उनकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो जो आयन है वो पॉजिटिव आयन की तरह, या वो मैटर जो है वो धनात्मक आयन की तरह व्यवहार करने लगता है। हिंदी में भी अपन इस चीज को देख लेते हैं कि पदार्थ विद्युतीय प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें विद्युत के कण होते हैं जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसी भी निकाय में कोई भी निकाय विद्युत अर्थात आवेश प्रदर्शित करता है या नहीं, यह विद्युत के इन कणों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। मतलब वेदर ए गिवन बॉडी एग्जिबिट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा कि देखो किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिकल होना और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला पॉइंट क्या देखा है यहां पे, मैटर इलेक्ट्रिकल होगा अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें होगा। तो अपने हर एक मैटर में, दुनिया में कोई मैटर ऐसा नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, सब में है। यानी हर एक पदार्थ नेचर में इलेक्ट्रिकल है, मगर क्या हर पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, उसके लिए तीसरा पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कह रहा है, वेदर ए गिवन बॉडी exhibits electricity, that is charge or not, depend upon the relative number of these particle of electricity। हिंदी में क्या कह रहा है, कोई भी निकाय यानी कि बॉडी, विद्युत अर्थात आवेश, विद्युत का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या, चार्ज। आप लोगों को ये पिछले सेशन में मैं क्लियर कर चुका हूं पूरे तरीके से। तो कोई भी निकाय या बॉडी विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिकल या फिर आवेश प्रदर्शित करता है या नहीं, ये विद्युत के इन कणों, कौन से कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए प्रोटॉन ज्यादा है तो वो धनात्मक रूप से व्यवहार करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें तो वो ऋणात्मक रूप से व्यवहार करेगा। बात खत्म हो गई। तो ये उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि वो मैटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहां पर अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं,
और ये चीज अपन ने यहां पर आप लोगों को अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको अपन ने सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। देखो 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने धनात्मक आयन उतने ही ऋणात्मक आयन, +2 -2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब उस पे रिजल्टेंट चार्ज कितना है, 0 है। और बॉडी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाएगा कि भैया ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। फिर अपन ने देखा किसी मैटर में, किसी पदार्थ में, किसी निकाय में, किसी बॉडी में अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो इसका मतलब प्रोटॉन पे धनात्मक आयन है तो धनात्मकता बढ़ गई वहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। अगर प्रोटॉन की संख्या यहां पर, अच्छा ये इसकी हिंदी लिखी हुई है यहां पर, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परिणामी आवेश 0 होता है और निकाय विद्युतीय रूप से उदासीन होगा। यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो परिणाम स्वरूप निकाय धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेगा। तीसरा केस क्या बनेगा, लेस देन हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये देख लीजिए। तो तीसरा केस हो गया यहां पर, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आयन है, और अगर इसकी मात्रा अधिक है तो बॉडी पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि प्रोटॉन की संख्या लेस देन इलेक्ट्रॉन की संख्या, परिणाम स्वरूप निकाय ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये जाना कि किसी भी पदार्थ के अंदर 2 तरीके के आयन होते हैं। दुनिया का हर पदार्थ नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा या नहीं करेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुणधर्म आएगा या नहीं आएगा, ये उसके अंदर उपस्थित आयनों पर निर्भर करता है। हमने इसके 3 केस कंसीडर किए कि हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक आयन बराबर मात्रा में होते हैं और इस वजह से उस मैटर को विद्युतीय उदासीन कहा जाता है। मगर अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो गई तो वो ऋणात्मक आयन प्राप्त करता है, और अगर उस पे प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई तो वो धनात्मक आयन प्राप्त कर लेता है। यहां तक का मामला आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भैया आपको समझ में आ गया, एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर पार्ट पूरा हो गया, तो आप थम्स अप या यस सर बोल करके आप जो है वो मुझे संकेत दें कि हाँ सर ये समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकूं। जो स्टूडेंट वहां पर ये देख नहीं पा रहे हैं कि सर हमें कमेंट शो नहीं कर पा रहा है या फिर हम यहाँ पर कमेंट कर नहीं पा रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करके जब रिफ्रेश करेंगे तब आपके वहां पर कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? क्यों सर? देखो, इलेक्ट्रिकल से ही बना वर्ड इलेक्ट्रो, और स्टैटिक्स मतलब स्थिर, और आप लोगों को यह बता दिया गया है इलेक्ट्रिकल मतलब चार्ज, यानी स्थिर चार्ज की जो भी पढ़ाई होती है, रुके हुए चार्ज की जो भी पढ़ाई होती है, जो भी अध्ययन रुके हुए चार्ज पर किया जाता है, उस पढ़ाई को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। हम यहां पर इस टॉपिक में 2 चीजें पढ़ रहे हैं, चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब रुकी हुई स्थिति में, और फिर जब वो फ्लो करने लगेगा तो उसकी पढ़ाई फिर अलग हो जाएगी। तो अभी फिलहाल अपन चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें जो बच गई थी पिछले सेशन में वो, और फिर अपन फ्लो ऑफ चार्ज को भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द आपको पता होना चाहिए, इसीलिए उसका डेफिनेशन 2 लाइन का यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। बात खत्म। रुकी हुई अवस्था में स्थिर वैद्युतिकी स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन है। बात खत्म। वी स्टडी द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द स्टैटिक चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रुके हुए चार्ज की पढ़ाई। अब इसमें हम किस किस चीज की पढ़ाई करते हैं? तो उसके लिए बोला हमने कि हम स्थिर आवेशों से जुड़े बल, क्षेत्र और विभवों का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम स्थिर चार्ज जो है, जब भी कहीं किसी पर्टिकुलर जगह चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है, स्थिर मतलब एक जगह स्थिर वो मूव नहीं कर रहा है वहां पर, तो ऐसे चार्ज जो है वो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते हैं। ये पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर चार्ज का धनात्मक होना और किसी पर्टिकुलर चार्ज का ऋणात्मक होना एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और दोनों का समान मात्रा में आयन, जैसे दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों का प्रतिकर्षित करना, तो ये एक दूसरे के मध्य क्या आरोपित कर रहे हैं? बल आरोपित कर रहे हैं।
तो इसीलिए वो बल कितना है उसके बारे में हम जब पढ़ाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। कोई भी चार्ज की वजह से उसके चारों ओर कितना क्षेत्र, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बना, उसकी पढ़ाई अपन इसके अंदर करेंगे, और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आया इसकी भी पढ़ाई करेंगे। ये सब चीजें आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इनका यूनिट क्या होता है, ये हर एक चीज जीरो से एडवांस तक अपन डिस्कस करेंगे। इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिलहाल अपन ने ये शब्द समझा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अब यहां पर अपन कुछ नोट के पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, आपने इनका नाम सुना होगा बचपन में अपने साइंस की बुक्स के अंदर भी, और अभी भी आप इनका नाम सुन ही रहे हैं क्योंकि इनका काम ही कुछ इंपॉर्टेंट था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक अमेरिकन जो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना आज के समय में जो चल रही है उसे उन्होंने 1706 से 1790 के बीच, ये इनके अध्ययन का काल, जीवन काल रहा है, इस दौरान उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्या दिए थे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कंसेप्ट उन्होंने उस समय दिए थे। तो अमेरिकन पायनियर है, और पायनियर मतलब कि जो नया नया खोज करते हैं या नए क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द इंट्रोड्यूस कराया, जो आज के टाइम में अपन कन्वेंशनली यूज कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो शब्द पहली बार इस्तेमाल किए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इससे पहले दूसरे शब्द यूज किए जा रहे थे जो अपन को पढ़ने से मतलब नहीं, क्योंकि वो आज यूज ही नहीं ले रहे, तो फिर फालतू में क्यों उनको पढ़ के याद करें। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वर्ड हम आज के समय में यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनली यूज कर रहे हैं, वो शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने जो है वो दिए थे। दूसरा पॉइंट यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि दो समान चार्ज, लाइक चार्ज मतलब कि सेम टू सेम, रिपेल मतलब कि प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्ज का मतलब है कि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इस नियम को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपका वाइवा हुआ कॉलेज के अंदर, मान लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेमेस्टर के अंदर, आप टेबल पे बैठे और आपसे सबसे पहले सवाल किया गया कि बताओ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि सर दो समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित और दो असमान आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस नियम को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। बात खत्म। बहुत सिंपल है। तो यहां पर अपन ने इस चीज को लिख लिया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे ही फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ये कुछ दो नोट के पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जिनको अपन ने डिस्कस किया कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या क्या होते हैं और चार्ज जो है वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कब करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको पिछले सेशन में एक चीज और बोली थी। मैंने कहा देखो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि अपन किसी पर्टिकुलर रॉड को किसी पर्टिकुलर कपड़े पर रब करते हैं, जिससे उस रॉड पर कोई चार्ज आ जाता है। तो आगे अपन टेबल बनाकर इस चीज को पढ़ेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ लिया जाए, या फिर आप लोगों से इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है, या आपके वाइवा में तो पूछा ही जा सकता है। बहुत कॉमन चीज है कि भैया ये कॉलम 1 है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जिस पर आएगा उसका लिस्ट है, और ये नेगेटिव चार्ज का लिस्ट है। अगर आप कांच की रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करेंगे तो कांच की रॉड पर पॉजिटिव आयन आएगा और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा, अगर आप यहां पर कैट यानी कि बिल्ली की चमड़ी के ऊपर एबोनाइट की रोड को रब करते हैं तो एबोनाइट की रोड पर नेगेटिव चार्ज और बिल्ली की चमड़ी पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि बिल्ली की जो स्किन के ऊपर बाल हैं वो एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर एबोनाइट की रोड को ऐसे रब करोगे तो उसके जो बाल हैं वो एकदम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, हर एक बाल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हर एक बाल एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वो सारे बाल एकदम ऐसे एकदम स्पाइकी हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में देखा कि वूलन का कपड़ा यानी कि अपना वूलन यानी कि ऊनी कपड़ा है, उस पर अंबर की रोड अगर रब करेंगे तो अंबर की रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वूलन के कपड़े पर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक की शीट को रगड़ते हैं वूलन के कोट पे तो प्लास्टिक शीट नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप रबड़ के जूतों को वूलन के कारपेट पर रगड़ते हैं तब रबड़ के जूतों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये लिस्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात? ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि चार्ज जो है ना
उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा फ्रिक्शन की वजह से, उसके हिसाब से ये टेबल आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले पॉइंट की, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, ये सभी स्टूडेंट जो आप डिप्लोमा और बीटेक के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आगे चल करके जब आप जेई का तैयारी करेंगे, या वो स्टूडेंट जो इस सेशन को जेई के पर्पज से देख रहे हैं, उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जेई की तैयारी के अंदर सीधा वहां से शुरू कराया जाता है कि भैया केवीएल क्या है, केसीएल क्या है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है रेजिस्टेंस का। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यकीन दिलाऊं, मतलब इस चीज का, कि आपको फंडामेंटल्स पे पहले काम करना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि चार्ज क्या है, आपको यही नहीं पता कि चार्ज का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आयंस क्या है, तो आप बाकी एडवांस चीजें पढ़ भी लेंगे, मगर बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप उसमें कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बेसिक पढ़ा हुआ होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए लाया हूं। तो आप जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा और बीटेक सेमेस्टर के अंदर तो ये सब्जेक्ट है ही इंपॉर्टेंट, और उसी के हिसाब से अपन पूरा थ्योरी और पूरे अभी तो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लेकर के आएंगे आपके लिए। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आगे चलते हैं। अच्छा, जो सेशन के अंदर स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई इतने बच्चे आज पढ़ कर गए हैं, उनको फायदा हुआ है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आ सकें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर से बहुत ही कम दूर बचे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इजी प्रेप को शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हम इस मुकाम को हासिल कर सकें और आप और हम मिल करके सेलिब्रेट कर सकें। फिलहाल हम जो है वो 91 पर पहुंच चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए तो सिर्फ एक बटन दबाने का काम है, मगर हमारा मनोबल उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये कि एक चार्ज है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, एक इसके ऊपर और चार्ज है पास में, उसके ऊपर Q2 चार्ज है, एक और चार्ज है जिसपे Q3 चार्ज है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं इन सभी चार्जेस को क्या कर सकता हूं? आपस में सिंपली एड ऑन कर सकता हूं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। अमन सक्सेना, हम सब बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। बाकी जो स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप कमेंट कर पाएंगे। तो आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्लियर हो गया, अगले टॉपिक पे चलना चाहिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरीके की प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है? विद्युत आवेश की योगात्मकता का अर्थ है, यानी एडिटिविटी यानी योगात्मकता। योगात्मकता का अर्थ है कि किसी प्रणाली का कुल आवेश प्रणाली के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित सभी व्यक्तिगत आवेशों का गणितीय योग होता है। यानी Q1 किसी एक पॉइंट का चार्ज है, Q2 किसी दूसरे पॉइंट का चार्ज है, ऐसे उसमें n पॉइंट है। तो n पॉइंट पर उपस्थित सभी चार्जों को योग कर दिया जाए तो टोटल उस सिस्टम का चार्ज निकाला जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी या एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of individual charges located at different points inside the system। सिस्टम में उपस्थित, तो ये आप लोग इसको जो है वो बॉक्स के अंदर डाल लें। ये फॉर्मूला बन गया यहां पर आपका कि किसी भी सिस्टम में अगर टोटल चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे Q1 Q2 Q3 इस प्रकार हैं, तो टोटल चार्ज को आप सीधा सीधा समीशन कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सर? सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप एक शब्द सुनते हैं क्वांटम, क्वांटाइजेशन। ये क्वांटम शब्द या क्वांटाइजेशन कहां से आया, इसके बारे में भी अपन को जानना जरूरी है। गुड मॉर्निंग विक्की यादव जी, गुड मॉर्निंग।
चलिए, अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज Q बराबर N इंटू E। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मतलब सर, मतलब ये कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम पे 1 कूलाम चार्ज है ना, तो मान लीजिए कि टोटल चार्ज जो है आपको सिस्टम का निकालना है, तो सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ई चार्ज हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ई चार्ज होगा, 9.6 ई चार्ज नहीं होगा, या तो 1 होगा, और 1 के बाद क्या होगा। देखो क्वांटाइजेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है, या क्वांटम शब्द का मीनिंग क्या होता है कि देखो वैल्यू 1 थी तो 1 से सीधी फिर 2 ही होगी, 2 से वैल्यू सीधी 3 ही होगी, 3 से वैल्यू सीधा 4 ही होगा। ऐसा नहीं होगा 1 के बाद में ये 1.6 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फिर 2.4 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, नहीं, ऐसे वैल्यू डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं बढ़ेगी। क्वांटाइजेशन का मीनिंग है कि वैल्यू 1 है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, फिर अगेन उसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा। तो मान लीजिए सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब उस सिस्टम में टोटल चार्ज है 1 ई। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसी 1 ई चार्ज को 10 से गुणा कर दीजिए, 10 ई टोटल चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। अपन इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के परिणामीकरण का अर्थ यह है कि किसी पिंड यानी बॉडी का कुल आवेश Q सदैव आवेश की मूल मात्रा E का पूर्णांक गुण जो होता है। मूल मात्रा क्या है, या मूल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। अब वहां पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ई हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये तो आपको भी पता है। तो Q बराबर एन ई, ये क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब नोट में क्या लिखा है, नोट में इसी क्वांटाइजेशन में क्वांटम शब्द को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया हमने ये लिखा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम। मतलब यह कि वह न्यूनतम मान जिससे कोई भी चीज का वैल्यू बदलता है वो उसका क्वांटम कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 ई है, अब इसका वैल्यू जब बढ़ेगा तो 1 ई से 2 ई होगा, तो कितना बढ़ा, 1 वैल्यू बढ़ा, तो वो 1 उसका क्या है, क्वांटम है। 2 के बाद बढ़ेगा तो 3 ई होगा, 2.5 नहीं होगा, यानी कि 1 जो है ना इससे इंक्रीमेंट होगा हमेशा। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 इंटू 10 से इंक्रीमेंट हो गया। अगर 50 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन होगा, मगर एक स्टेप कितने का होगा, 1 का होगा। तो उस स्टेप को, उस मिनिमम वैल्यू को जिससे इंक्रीमेंट होता है वो मिनिमम वैल्यू क्वांटम कहलाती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। पिछला सेशन कवर किया कि नहीं किया आपने प्रियांशु, बताओ फटाफट से। नहीं किया तो आप जाकर के और सेशन को फटाफट से लाइव कवर करें, वहां पर आपके अवेलेबल है। आपको इजी प्रेप के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट के अंदर आपको डिप्लोमा का एक प्लेलिस्ट बना होगा, इसके अंदर पहला सेशन अवेलेबल है, आज वाला भी आप वहां पर ऐड कर लीजिएगा। वह न्यूनतम मात्रा जिससे कोई भौतिक राशि परिवर्तित हो सकती है उसे क्वांटम कहा जाता है। आगे बात समझ में, इसको हिंदी में भी समझ लिया, इंग्लिश में भी समझ गया, एग्जाम्पल लेकर करके भी समझा दिया। तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टी आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आप सबको पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होता है वो कंजर्व रहता है। मतलब कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को समाप्त किया जा सकता है। ये जो है चार्ज वो ओवरऑल कंजर्व रहता है। चलिए समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। किसी विलगित निकाय का मतलब ये होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय का कुल आवेश स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। उसका टोटल आवेश जो है, टोटल चार्ज जो है वो उस पर कांस्टेंट रहता है। अब देखो
इलेक्ट्रिक चार्ज को नीदर यानी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर 10 कूलम चार्ज है, तो आप यहां से 5 कूलम चार्ज यहां भेज देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 5 कूलम। ओवरऑल 5 और 5 कितना रहने वाला है, 10 ही रहने वाला है। ये 10 कूलम चार्ज जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और कभी यहां पर जो है वो इसको जनरेट भी नहीं किया जा सकता, ये पहले से होता है। देखो ये चीज तो अपन को पता है कि हर एक मैटर में चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो उसमें पहले से वो चीज है। अब आप उसको अगर पॉजिटिव आयन बना रहे हैं या पॉजिटिव धनात्मक बना रहे हैं, इसका मतलब ऋणात्मक वहां से कहीं भेजा होगा तभी वो धनात्मक बन गया। तो ओवरऑल वो ऋणात्मक आयन अगर वापस उसके पास आ जाए तो वापस से वो न्यूट्रल हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास में 10 पॉजिटिव आयन है और 10 नेगेटिव आयन है, आप इसमें से 5 नेगेटिव आयन यहां से रिमूव कर देते हैं तो यहां पर आपके पास ओवरऑल धनात्मकता में वृद्धि हो जाती है। मगर अगर वो 5 वापस आ जाए तो ये फिर से न्यूट्रल भी तो हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसे ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही आप क्या कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर प्रियांशु? सर जी मैं जेई वाला हूँ, डिप्लोमा एंड हो गया है, बट आपका लेक्चर जूनियर्स को जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल प्रियांशु, बिल्कुल शेयर करना है। और आप जेई की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन उसमें भी काम आएंगे भाई। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके हर वैकेंसी के अंदर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ब्रांच हो, आपकी हर वैकेंसी में बेसिक इलेक्ट्रिकल है और आपको ये पढ़ना चाहिए पूरा। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई। अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली कि चार्ज की 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चल रहे हैं और अपनी जो पूरी थ्योरी की क्लासेस होंगी, ये क्लासेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेगी। तो यहां पर अपन ने चार्ज क्या है वो देख लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज का स्वरूप ही है। हमने क्या कहा था कि भैया हर एक बॉडी के अंदर जो है वो ये इंट्रिंसिक यानी आंतरिक गुणधर्म है कि उसके अंदर चार्ज होता है और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होता है। तो हम यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं सर हम इलेक्ट्रॉन की? क्योंकि आपने केमिस्ट्री के अंदर या फिर अपने बचपन में साइंस की बुक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि हर एक एटम के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और उसके बाहर वाले कुछ कक्ष होते हैं, उसके बाहर की तरफ कुछ कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर हमेशा क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, इतना तो आपने बेसिक पढ़ा होगा बचपन में। तो यहां पर प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है तो वो तो जा नहीं सकता कहीं पे। इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कक्ष के अंदर उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। अब चूंकि इस नाभिक के ऊपर धनात्मक आयन है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आयन है, तो वो नाभिक से एकदम बंधे हुए रहते हैं क्योंकि नाभिक उन्हें खींच कर रखता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाकर ले जाऊं या इनको जो है मुक्त कर दूं इस नाभिक के बंधन से, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है कि अब उस पर किसी का कोई बंधन नहीं है, अब उसे मुक्त कर दिया गया। इन्हीं चीजों को अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? विनीत सारठे पार्थ, गुड मॉर्निंग दादा। ऐप पर बेसिक इलेक्ट्रिकल किस सेक्शन के अंदर मिलेगा? नेटवर्क वाले सेक्शन में मिलेगा विनीत। ऐप में आपको नेटवर्क वाले सेक्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल मिलेगा। आप इजी प्रेप ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पर आप उड़ान बैच जो है उसको एनरोल कर सकते हैं, किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। चलिए, तो यहां पर अपन ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सिंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरली डील्स विथ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख रहे हैं, उनकी जिंदगी इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है। करंट, वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी तरीके के टर्म्स के इर्द गिर्द घूमती है। सिविल मैकेनिकल वाले बस एक सेमेस्टर में एक शब्द एक पर्टिकुलर चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक चीज है जो चाहे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उनके जीवन में काम आनी ही आनी है। इसीलिए उनको एज ए बेसिक नॉलेज उनको पढ़ाया जाता है। एक बार वो पढ़ लेते हैं उनको बेसिक ज्ञान हो जाता है। मगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इसे काफी डेप्थ में जाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपका करियर ही आगे इसी चीज से रिलेटेड है और आपकी ब्रांच इसी से एसोसिएटेड है। इसीलिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरली एक छोटे छोटे बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के साथ डील करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, पढ़ चुके हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर
एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। मैं जिस पॉइंट पर अंडरलाइन कर रहा हूं आप उसे उसे ही ऑब्जर्व करें, बाकी इस पूरे पेज पे किसी तरफ नजर ना दौड़ाएं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जो मैं कह रहा हूं वो सुन भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, ऑलरेडी ले लिया है सर, चिम्बस चर्निंग से बच गए, बहुत बढ़िया शाबाश, अच्छा किया, बच गए भाई। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास। मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। कितना होता है ये देखो नीचे लिखा हुआ है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³ kg। अब 10 की घात -31 भाई 0.0031 बार लगाओ, फिर उसके बाद 9 लिखो, इतना किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये अपन पढ़ चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए आप इसके आगे माइनस का साइन लगा सकते हैं। इसका जो मास है वो 9 × 10⁻31 kg होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है, मतलब उसकी जो त्रिज्या है, वो आप लोगों की होती है 1.6 × 10⁻15 मीटर। सर ये कैसे नापी जाती है? तो आप लोगों के डिप्लोमा के अंदर एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, वहां पर यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर इस चीज को पढ़ाया जाता है कि जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट दी जाती है, जो आपको वहां पढ़ाया जाता है। आप निश्चिंत रहें, आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल अपन यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात करी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक बहुत ही छोटे बारीक पार्टिकल के साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास नेग्लिजिबल होता है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की रेडियस। ये आपके सामने यहां पर लिखी हुई डेटा है, आपको याद करना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेटा भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज आपके वाइवा में तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे चल के, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करी, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करी, अब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कितनी होती है उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, मूव करता है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस possesses 2 types of energies। आपको ये चीज तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, घूमता रहता है, जो नाभिक से एक अट्रैक्शन फोर्स के तहत बंधा रहता है, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। और ये चीज हम सीख चुके हैं कि जो डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज अपन को क्लियर हो रखी है, ठीक है। अब यहां पर अपन ने ये देखा, सर ये कितने बजे होती है, ऐप में रिकॉर्डेड के साथ लाइव क्लास भी अवेलेबल है क्या? हाँ, ऐप में रिकॉर्डेड के साथ लाइव क्लास अवेलेबल है। ऐप में आपकी क्लास पावर सिस्टम चल रही है 1 से 2 बजे, है ना, तो आप उसको 1 से 2 बजे सेशन के अंदर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर देना, नंबर है आपके पास। चलिए, तो अपन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली ऊर्जा होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो उसके मोशन की वजह से ऑब्वियसली वो घूम रहा है, और दूसरी उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसके ऊपर उपस्थित चार्ज की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एनर्जी आती है जिसे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको इन दोनों एनर्जीज का सम करना होगा, जोड़ना होगा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर वृद्धि होती है जैसे जैसे वो नाभिक से दूर जाता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है कि नाभिक के चारों ओर एक तो बाह्य कक्ष होता नहीं है, बहुत सारे बाह्य कक्ष होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, कक्ष हैं, इनके अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाह्य ऑर्बिट की तरफ उपस्थित होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये आंतरिक ऑर्बिट में और ये इलेक्ट्रॉन बाह्य ऑर्बिट में, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी इस इलेक्ट्रॉन के तुलना के अंदर। ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट अपन ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से संबंधित लेके, ताकि आपको ये पता रहे कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भी होती है। अब यहां पर एक वर्ड आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इन दोनों को भी डिस्कस करना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता है कि नाभिक जो होता है
उससे जो जस्ट बाहर वाला ऑर्बिट है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में गैप बहुत कम है और आकर्षण का फोर्स बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन जिंदगी में भी इस ऑर्बिट से बाहर नहीं आ सकते। मगर जैसे जैसे बाह्य ऑर्बिट की बात करें अपन, जैसे जैसे बाह्य ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत दूर है, और बहुत दूर होने की वजह से ये जो आकर्षण का बल है ये बहुत वीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कैसे भी करके इस कक्ष से बाहर निकाल दूं, बेसिकली हम इसको थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं और इसको ऊर्जा देकर के इसको यहां से बाहर निकाल देते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी ऊर्जा मिली और ये इस कक्ष से बाहर आ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपके मैटर में या पदार्थ में मुक्त अवस्था में कहीं भी घूमते रहते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर पदार्थ में आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये पता ही नहीं होगा कि कौन से एटम से वो बाहर निकला है। ये स्थिति होती है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ के अंदर किसी भी दिशा में रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर गए उधर गए इधर गए, टकराते रहते हैं इधर उधर एटम से। उनको ये भी नहीं पता कि कौन से एटम से ओरिजिनली वो निकले थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में पदार्थ के अंदर किसी भी दिशा में मूव करते रहते हैं, जो नाभिक से टाइटली नहीं बंधे हुए थे, लूजली बंधे हुए थे और वो फ्री हो गए थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने अगर बचपन में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा है, या फिर आप सेमेस्टर्स में भी अपने केमिस्ट्री नामक शब्द पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर आप वहां पर बॉन्ड्स पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये आप लोग केमिस्ट्री की टर्म से वहां पर अपन इस चीज को आप वहां डिस्कस करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ये कंसिडर करते हैं कि भाई आपने केमिस्ट्री का इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की परिभाषा जो है वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन in the outermost orbit of an atom are known as valence electron। बहुत सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखी गई है कि किसी भी पदार्थ के सबसे बाह्य कक्ष के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को इनके कक्ष से बाहर निकाल दिया जाए और इन्हें पदार्थ में मुक्त रूप से फ्लो करा दिया जाए, उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही डिफरेंस है। अपने जब तक कक्ष में हैं तब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अपना कक्ष छोड़कर बाहर आ गए तो उन्हें बोल दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट से एक बार बताएं आप लोग। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये बेसिक बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग कक्ष के अंदर मूव अराउंड यानी घूमते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट्स, इनर ऑर्बिट्स का मतलब क्या? ऑर्बिट्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, नाभिक के पास में स्थित जो ऑर्बिट्स होते हैं उनसे टाइटली बाउंड होते हैं। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप आराम से। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। आंतरिक कक्षाएं यानी नाभिक के निकट की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से कसकर बंधे होते हैं। यही चीज मैंने बताई थी, ये पास वाला कसकर बंधा हुआ है। मगर होगा क्या, आगे अपन ने पढ़ा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, दिस बाइंडिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये जो बंधाव है ये घटने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं आर क्वाइट लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा कमजोर रूप से बंधे होते हैं। फिर क्या होगा? दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो बात आ गई ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उनके ऊपर अपन कुछ कार्य करने जा रहे हैं। क्या? When those electron which are very loosely attached, जो बहुत ही कमजोर रूप से बंधे हुए होते हैं, किसके साथ? न्यूक्लियस यानी नाभिक के साथ। उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको थोड़ी सी ऊर्जा अगर अपन दें तो वो उस कक्ष को छोड़ करके और पूरे मैटर के अंदर रैंडमली किसी भी दिशा में फ्लो कर सकते हैं। इसी से संबंधित आप लोगों को एक नोट लिखाया गया है, सिर्फ इस बात का आइडिया देने के लिए कि सर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उसका आइडिया देने के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां मैंने ऐड किया है।
1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर हैज अबाउट 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉपर का कोई टुकड़ा आपके पास है तो उसमें रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही वजह है कि कॉपर सबसे बढ़िया चालक होता है। सर ये चालक क्या होता है, ये कुचालक क्या होता है, ये अर्धचालक क्या होता है, और ये चालन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, करंट क्या होता है, इन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। पिछले 2 सेशन में हमने जाना चार्ज क्या है, चार्ज पर आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या होते हैं, ये चार्ज टर्म इलेक्ट्रिकल टर्म आई कहां से, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब कुछ अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन बात करेंगे कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं जिसे चालक, कुचालक और अर्धचालक कहा जाता है। और साथ ही साथ करंट फ्लो कैसे करती है और कैसे किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, इन सब चीजों को अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।